हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अगर हम कहते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन सिंपलेस्ट टर्म्स। अगर सिंपलेस्ट टर्म्स में हम इसे समझने की कोशिश करें तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मीन्स नथिंग बट द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। और ये होता कैसे है? डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, दो स्ट्रैंड्स टेम्पलेट जैसा बिहेव करते हैं, ऑन बेस्ड ऑन दैट नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। राइट? ऊपर ऊपर देखें तो यही एक ओवरव्यू ऑफ रेप्लिकेशन है। नाउ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में हमें कैसे और कब पता चला? So students, in the year 1952, Watson and Crick had given the double helix structure of DNA. और जब उन्होंने उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, दे हैड ऑल्सो पॉइंटेड कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है, दिस इटसेल्फ होल्ड्स द क्लू कि डीएनए मटेरियल को कॉपी करने का कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो है। A year later, that is in 1953, they gave us the scheme for replication of DNA. Clear? So according to the scheme, what did they say? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट? दो स्ट्रैंड्स है इसमें। रेप्लिकेशन के वक्त दो स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और दे बिहेव एज द टेम्पलेट। सो दिस इज द टेम्पलेट नाउ, दिस इज ऑल्सो द टेम्पलेट। नया स्ट्रैंड बेस्ड ऑन दिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल्स को फॉलो करके नया स्ट्रैंड होता है। Thus, one parental DNA gives rise to two daughter DNAs, right? अब अगर हम देखें, वापस इस डायग्राम में आके देखें, दिस इज द पेरेंटल डीएनए। डॉटर डीएनए में एक स्ट्रैंड जो हमें देख रहा है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड है। क्लियर? सो व्हाट डज दैट से? कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज a semi-conservative process, right? The fact that DNA replication is semi-conservative process, इसको प्रूव करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे in the year 1958. Okay? On one hand, we have the experiment of Michelson and Stahl. Clear? On the other hand, we have the experiment by Taylor and his co-workers. So we will write Taylor and et al. Clear? इनका experimental material क्या था? They had used the bacteria E. coli and Taylor had used the plant Vicia faba. Faba beans wala plant. So E. coli is what? It is a unicellular prokaryote. On the other hand, we have a multicellular eukaryotic organism. Okay. Besides this, they had used heavy isotope, heavy non-radioactive isotope of nitrogen 15N. कैसे यूज किया था? In the form of 15 ammonium chloride. Okay? And Taylor had used radioactive thymidine. Now students, comment section पे लिख के बताना कि ये thymidine जो है, what is it by nature? Is it a ribonucleotide? Is it a ribonucleoside? Is it a deoxyribonucleoside or a deoxyribonucleotide? Clear?
आगे के जो भी स्टेप्स हैं वो हम मेसल्सन एंड स्टाल का ही देखेंगे, बट एट द एंड ऑफ बोथ द एक्सपेरिमेंट्स बोथ द साइंटिस्ट हैड द सेम थिंग टू बी प्रूव्ड कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है. सो लेट अस फोकस ऑन दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस डायग्राम? ये आपके बुक का ही है. तो मेसल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या था? दे टुक द बैक्टीरिया ई कोलाई एंड दे ग्रू इट इन ammonium chloride which had 15N, heavy isotope of nitrogen, for many generations. उससे क्या हुआ? ई कोलाई में जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं दे ऑल वेर नाउ हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इंक्लूडिंग द डीएनए. अब हेवी डीएनए को लाइट डीएनए से फर्क कैसे करेंगे? Heavy DNA is going to be more dense, whereas light DNA या the DNA with 14N regular nitrogen is going to be lesser dense, या density उसका कम होने वाला है. तो if you see here, ये एक centrifuge tube है, इस पे cesium chloride gradient है. उस पे जब हम DNA को डाल के centrifuge में घुमाते हैं, it forms bands at different places. And that band depends on the density of the DNA. तो फर्स्ट स्टेप हम क्या देखते हैं? उन्होंने हेवी डीएनए ऑफ ई कोलाई लिया है विच हैज बीन ग्रोन फॉर मेनी जनरेशंस इन दिस मीडियम, और उसका डीएनए बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एक बैंड फॉर्म कर रहा है. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी हेवी, वेरी डेंस. नाउ E. coli takes 20 minutes to produce a generation. Now, इसको अब रेगुलर अमोनियम क्लोराइड पे डाल के दे आर ग्रोइंग. ओके, दिस हैज 14N and after 20 minutes they take another sample of the DNA. Why 20 minutes? Because 20 minutes में एक generation of E. coli हो जाता है. Clear? तो what do we see? कि यहाँ पे एक स्ट्रैंड इज रेड इन कलर, दिस मीन्स इट इज द पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड. दूसरा इज ग्रीन विच इज ऑफ 14 नाइट्रोजन. कैन यू सी? और इस ऐसे डीएनए को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड डीएनए. और जब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में से घुमाया जाता है, इट फॉर्म्स अ बैंड अ लिटिल अबव द हेवी डीएनए ऑफ 15N. बिल्कुल हेवी वाला नीचे की तरफ एक बैंड फॉर्म किया था. इट इज समवेयर, दिस हाइब्रिड इज फॉर्मिंग द बैंड समवेयर इन द मिडल, एंड they continue it for 2 more generations. After 40 minutes they again test the sample. तो यहाँ पे 2 हाइब्रिड है और 2 बिल्कुल लाइट वेट है. फिर से इसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में घुमा के इनका बैंड देखा जाता है. So the hybrid forms a band somewhere here and the light DNA forms a band high up in the test tube. तो इससे क्या पता चलता है कि we had if you see the diagram, we had began with 2 strands of DNA. वो 2 strand of DNA, the red color, वो ये 2 strand ही रह गया. बाकी जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते गए, द नाइट्रोजन में जो कच्चा माल जो मीडियम से लिया जा रहा था, दे वर ऑल रेगुलर नाइट्रोजन. एज अ रिजल्ट ऑल द डीएनए वेर ऑफ लाइट टाइप. 15 वाले खाली 2 ही रह गए. सो दिस गोज ऑन टू प्रूविंग कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस. क्लियर? Now this experiment is very interesting one and also very important from exam point of view. ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि आफ्टर 80 मिनट्स व्हाट इज गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ द हाइब्रिड टू लाइट डीएनए. स्टूडेंट्स नर्वस होके हाइब्रिड कितने होंगे ये कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, अब आगे के सारे जनरेशंस जो है वो रेगुलर नाइट्रोजन पे ही ग्रो करने वाले हैं. सो द नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2. तो ऑलवेज रिमेंबर
2 डिवाइडेड बाई जनरेशंस के ऊपर कितने सारे से डीएनए होते हैं, एंड यू विल जस्ट गेट द रेशियो. क्लियर? ऑल क्लियर अबाउट द एक्सपेरिमेंट? अब टेलर ने भी जो किया था, ही हैड डन द सिमिलर एक्सपेरिमेंट बट ही हैड यूज्ड रेडियोएक्टिव थायमिडिन, और उनका भी रिजल्ट से यही प्रूव हुआ था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. Now let us begin to study the actual process of replication of DNA. Now, उससे पहले मैं एक बात याद दिला दूं आपको. Remember the central dogma of molecular biology? Replication, transcription, translation. तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेग, रेप्लिकेशन. राइट? लेट्स सी द प्रोसेस. रेप्लिकेशन को समझने से पहले रेप्लिकेशन का मशीनरी एंड एंजाइम्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. सो व्हाट आर द 4 थिंग्स? सबसे पहले है एंजाइम्स, फिर कुछ प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, फिर एनर्जी. रिमेंबर, रेप्लिकेशन इज अ वेरी एनर्जी इंटेंस प्रोसेस. खूब सारा सा एनर्जी चाहिए होता है. एंड फोर्थ इज द रॉ मटेरियल, या यू कैन से द रॉ सबस्ट्रेट. क्लियर? तो सबसे पहले हम एंजाइम्स को देखते हैं. व्हाट आर द एंजाइम्स? The first enzyme is DNA dependent DNA polymerase. DNA dependent DNA polymerase को DNA dependent क्यों कहा जाता है? Because this enzyme depends on the strand of the DNA as a template. इसीलिए ये नाम DNA dependent पहले जोड़ दिया जाता है. डीएनए पॉलीमरेज, दिस मीन्स व्हाट? नाम पे ही है कि ये वो नया पॉलीमर के सिंथेसिस पे हेल्प करता है. क्लियर? सेकंड वी हैव द एंजाइम हेलिकेज. ये हेलिक्स को तोड़ता है, आई मीन 2 स्ट्रैंड को, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को. डोंट वरी, जैसे जैसे हम प्रोसेस को पढ़ेंगे इनका फंक्शंस भी हम इन डिटेल्स जानेंगे. फिर है टोपो आइसोमरेज. फिर है द एंजाइम फॉस्फोराइलेज. देन वी हैव द एंजाइम प्राइमेज. नाउ प्राइमेज को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है. ओके, लेट मी राइट इट हियर फॉर यू. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. Clear? And the 6th enzyme is pyrophosphatase. For the 7th enzyme is ligase. Clear? Now the protein. Remember this list mein we have said protein. So there is one important protein which is called SSBP. Single strand binding protein. फिर the third and the fourth aspect is energy and raw material. Interestingly, deoxyribonucleoside triphosphates, they do the dual role of giving energy as well as forming the raw material for the synthesis of the new strand. Clear है? अब हम रेप्लिकेशन के प्रोसेस को देखते हैं. रेप्लिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहले क्या आएगा? ओरी या ओरिजिन of replication. Now always remember, you think कि ये पूरा का पूरा DNA है.
डीएनए को हम कहीं से भी काट के रेप्लिकेशन शुरू नहीं कर सकते. देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स जहां पे डीएनए के हेलिक्स को अलग या डीएनए के दो स्ट्रैंड को अलग किया जा सकता है, एंड सच स्पॉट्स आर कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एक ही ओरी होता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट इट इज ऑलवेज मोर देन वन. क्लियर? एंड ऑलवेज रिमेंबर अ पॉइंट हियर, वो आप बायोटेक्नोलॉजी में इन डिटेल समझेंगे. It is the requirement, because of the requirement of this ORI, vectors are used in recombinant DNA technology. Okay? इस वक्त अगर आप इसको समझने जाएंगे, समझेंगे तो नहीं, rather you will be confused. But just remember the point, biotechnology में everything will become clear about vectors and why, what is our DNA technology. Okay? नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये एक डीएनए सुपर कॉइल स्टेट पे है इनसाइड द न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. इन द प्रोकैरियोट्स इट इज इन द साइटोप्लाज्म. नाउ पूरा का पूरा डीएनए एक साथ नहीं खुलता, देन इट विल जस्ट एंड अप wasting a lot of energy and further complicating the process. तो जहां जहां ओरी है वहां वहां उसको खोला जाता है. सो द सेकेंड थिंग इज व्हाट? सेपरेशन ऑफ द टेम्पलेट्स, स्ट्रैंड्स, राइट? एक्चुअली सेपरेट स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने से पहले, नो सॉरी, स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने से पहले कच्चा माल और एनर्जी रिक्वायरमेंट का हो जाना बहुत जरूरी है. लाइक ऑल जैसे आप खाना बनाने से पहले मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, राइट? तो यहाँ पे भी बिफोर द सेपरेशन ऑफ द टेम्पलेट दो काम हो जाता है, एंड दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी ribonucleotides. Okay. Now, what is activation of deoxyribonucleotide? Yes, second step. Now, this is the nucleus. इसके अंदर सारा का सारा डीएनए है. यहाँ पे we have the न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म में खूब सारे से deoxyribonucleotides होते हैं. Now, how many type of deoxyribonucleotides are going to be there? 4. क्या क्या? Deoxyadenosine monophosphate, yeah, you can say adenylic acid. Similarly, deoxyguanosine monophosphate, deoxycytidine monophosphate, and deoxythymidine monophosphate. Clear है? Now, monophosphate form में it cannot give energy. Monophosphate form directly जुड़ के नया स्ट्रैंड बना सकते हैं, बट दे हैव टू बी एक्टिवेटेड. एक्टिवेशन का मतलब यहां क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्टिवेशन बाय द एग्जांपल ऑफ DAMP. DAMP या deoxyadenosine monophosphate in presence of the enzyme phosphorylase plus phosphoric acid. Okay, it becomes the triphosphate form. Okay, so ये DAMP से DATP हो गया, 3 फॉस्फेट अब जुड़ गए हैं. Now how do you refer to this? Now it is very interesting. I hope मैं आपको समझा पाऊंगी. This is referred to as deoxyribonucleoside triphosphate. Clear है? Now why deoxyribonucleoside triphosphate? क्योंकि deoxyribonucleoside का मतलब क्या है? The sugar and the nitrogen base. ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या? इधर भी फॉस्फेट, इधर भी फॉस्फेट, इधर भी फॉस्फेट. So this name, when we refer to it as deoxyribonucleoside triphosphate, it does perfect justice in describing what we have.
नाउ स्टूडेंट्स, बहुत सारे से बुक में, बहुत सारे से जगह में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट लिखा हुआ होता है. I will not say कि that is wrong, but this is a better description. Why so? Because deoxyribonucleotide अब जब बोलते हैं उनमें ऑलरेडी एक फॉस्फेट जुड़ चुका है. उसके बाद अगर आप ट्राइफॉस्फेट कहेंगे तो द काउंटिंग गड़बड़ा जाता है. Ideally, then you should say deoxyribonucleotide by a diphosphate, right? Anyways, I am not going there, but इस बात को मैं हाईलाइट इसीलिए कर रही हूं कि अगर एमसीक्यूज में आए सो ऑलवेज लुक फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड दिस इज अ बेटर वर्ड. और ये वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किया गया है. ओके, सो नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म में जो फ्री फॉर्म में मोनोफॉस्फेट्स हो रहे थे या राइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे, दे हैव एडेड 2 more phosphate group to it. ओके, अब कच्चा माल रेडी है. दीज कच्चा माल्स आर रेडी विथ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 2 extra phosphates and then the monophosphate for adding to the new strand. अब जाके थर्ड स्टेप में 2 स्ट्रैंड्स अलग होने वाले हैं. एक्सपोजर ऑफ स्ट्रैंड. नाउ ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, राइट? जस्ट इमेजिन कि ये हेलिकल जा रहा है. यहां पे इसे काट दिया जाता है 2 स्ट्रैंड्स को अलग. दिस इज द 3, दिस इज द 5th end, दिस इज द 3rd, दिस इज द 5th end. यहां पे बॉन्ड्स वैसे ही है. क्लियर? मैं इन बॉन्ड्स को इरेज कर देती हूं क्योंकि ये अब नॉन एग्जिस्टेंट हो चुके हैं. नाउ हु कम्स एंड ब्रेक्स दिस? It is the enzyme helicase. How? By breaking the hydrogen bond. As a result, 2 स्ट्रैंड अलग हो गए. Now 2 स्ट्रैंड जब अलग हो गए, you know what, हमें जैसे कभी कोई प्रोजेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को जैसे पिन से जोड़ देते हैं, राइट? सो दैट वो अपनी जगह से हिले नहीं. द सेम थिंग अकर्स हियर. अब वो SSBP आके इन ओपन स्ट्रैंड्स पे लग जाते हैं एग्जैक्टली लाइक अ पिन, सो दैट ये अपने जगह से नहीं हिले. We have the SSBP here. Okay? Now imagine ये पूरा का पूरा DNA है. तो DNA तो हेलिकली कॉइल्ड होता है. जब उसे खोला जाता है it uncoils. लेकिन if you don't take a prevention, what will happen is that it will again start coiling. To prevent that coiling, we have another enzyme topoisomerase. This prevents recoiling of the open DNA strand. Clear है? Now we have a stable open replication fork. Replication fork का ये if you see it looks like a Y. ये the open mouth side है and ये the end. अब इसको आप how will you read it? Now always remember whenever you are reading a replication fork, in case of DNA replication, always look towards the open end of the fork. वहां पे जो 3 है, this is, आप यहां से पढ़ेंगे. This then becomes the strand with 3 to 5 polarity and this becomes the strand with 5 to 3 polarity. Clear है? ये बहुत छोटे छोटे nuances है. These are in the diagrams but you should be able to identify कि replication fork जब पढ़ रहे हैं तो किस तरफ से पढ़ेंगे, रेगुलर DNA को अगर हम पढ़ रहे हैं तो किस तरफ से पढ़ेंगे. क्योंकि कुछ बुक में शायद रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसा दिया हुआ हो, कुछ बुक में शायद ऐसा दिया हुआ हो. आप क्या करेंगे? या कुछ बुक में शायद ऐसा दिया हुआ हो.
सो ऑलवेज रेफर टू द ओपन साइड, देखिए कि किस तरफ 3 है और किस तरफ 5, एंड देन यू विल बी कंफर्टेबल कि कौन सा वाला क्या पोलैरिटी का है. ओके, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. अब सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द फोर्थ स्टेप. लेकिन दैट स्टेप इज नॉट एज इजी एज इट साउंड्स. वहां पे कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस है. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? लेट्स सी. नाउ सिंथेसिस के लिए, नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, इट इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इन द 5:3 डायरेक्शन, राइट? व्हाई? क्योंकि ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये शुगर, ये फॉस्फेट बेस और ये फॉस्फेट 3OH यहाँ पे जो होता है, वहां पे आके फॉस्फेट ऑफ द फिफ्थ ग्रुप लगता है, राइट? दस इट इज ऑलवेज इन द 5:3 डायरेक्शन ग्रोथ होता है. नाउ इस तरफ जो है, ये द स्ट्रैंड विथ 3 to 5 पोलैरिटी, इस तरफ जो सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड होता है, दैट इज कंटिन्यूअस. बट ऑन द and this strand is called the leading strand. Okay, और इस तरफ द स्ट्रैंड विद द पोलैरिटी 5:3, इस तरफ जो होता है, that is discontinuous. The synthesis of the new strand is discontinuous and it is called the lagging strand. Okay, now स्ट्रैंड लीडिंग हो या लैगिंग हो, अपने आप से सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड शुरू नहीं होता. वाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स एन RNA पॉलीमर. यहां पे भी RNA पॉलीमर, RNA polymer for each and every strand. Now what is an RNA polymer? सबसे पहले RNA polymer 4 to 12 nucleotide long RNA strand. अब RNA single stranded होता है, right? Why RNA polymer is required? Because RNA polymer gives the free alcohol at the third end. और नया जो स्ट्रैंड होने वाला है, वो उस थर्ड एंड का हाथ पकड़ के ग्रो करने वाला है. दैट इज वाई RNA पॉलीमर सबसे पहले सिंथेसाइज होता है. ओके, जिस तरफ लीडिंग स्ट्रैंड है, जिस तरफ लीडिंग स्ट्रैंड है, उस तरफ एक ही RNA पॉलीमर, जिस तरफ लैगिंग स्ट्रैंड है, उस तरफ फॉर ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट अलग अलग RNA पॉलीमर होने वाला है. ओके, और इसी RNA पॉलीमर को सिंथेसाइज करने के लिए वी हैव द एंजाइम प्राइमेज. RNA पॉलीमर या RNA प्राइमर, ओके, या DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमर, पॉलीमरेज. क्लियर? अब ये प्राइमर भी आ गया. Now with the help, now the DNA dependent DNA polymerase enzyme, it begins the synthesis of the new strand. Okay, अब वो पिक्चर पे आता है. लेकिन अब जब न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होने वाला है, दो काम, एक तो उसको एनर्जी भी चाहिए एंड द राइबोन्यूक्लियोटाइड आल्सो. नाउ एक्टिवेशन से व्हाट डू वी हैव? वी हैव द ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स. दे कम and in the presence of the enzyme pyrophosphatase, they again give up to inorganic phosphates plus energy
ये एनर्जी से नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ये जो DAMP द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो इन स्ट्रैंड्स में जुड़ते जाते हैं। क्लियर है? सो दिस इज हाउ सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड्स अकर। अब इस वाले साइड पे तो कंटिन्यूअसली ये हो रहा है, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट दिस साइड? ये जो इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स पे सिंथेसाइज हो रहा है, दो स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आफ्टर द जापानीज साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड देम फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हमारे पास नया स्ट्रैंड हो चुका है, इस तरफ कंटिन्यूअस और इस तरफ ब्रेक ले लेके। नाउ द RNA प्राइमर इट फॉल्स ऑफ या इट डिसअपियर्स। ओके, ये निकल जाते हैं एज अ, तो यहां पे व्हाट हैपेंस, सम न्यूक्लियोटाइड्स नाउ कम एंड फिल द गैप। और यहां पे भी कुछ न्यूक्लियोटाइड आके वो RNA प्राइमर का गैप फिल कर देता है। But these fragments needs to be joined, and that is where ligase enzyme comes to join the Okazaki fragments. Now the replication on the open fork area is complete. Okay? जैसे यहाँ का complete हो गया, further यहाँ पे cut लगता है and the same thing repeats. दूसरे तरफ भी यहाँ पे नया strand हो गया, फिर ये कट इस तरफ एक्सटेंड होता है एंड नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। समझ में आया बच्चों कि रेप्लिकेशन ऑफ DNA कैसे होता है? नाउ इन केस ऑफ eukaryotes, replication occurs in the S phase, and in case of prokaryotes it occurs just before the fission of the bacteria. All clear? All clear about replication? If yes, then please give the video a like. तो इसके साथ साथ ही हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कर लिया। अब DNA अपना कॉपी बना लिया। अब आगे क्या? RNA कैसे बनता है? वाया ट्रांसक्रिप्शन। तो अब हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखते हैं। ओके, ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? The process of copying the genetic information from the strand of DNA to make a strand of RNA. In case of eukaryotes, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, but in case of prokaryotes ये साइटोप्लाज्म में होता है because there is no nuclear membrane there, right? DNA रेप्लिकेशन में जैसे पूरा का पूरा DNA रेप्लिकेट होता है इन बिट्स एंड पीसेस, यहां पे हुआ फिर इट एक्सटेंड्स, फिर यहां पे हुआ इट एक्सटेंड्स, लाइक दैट। बट फॉर ट्रांसक्रिप्शन पूरा का पूरा DNA ट्रांसक्राइब नहीं होता, ओनली अ पार्ट ऑफ द DNA ट्रांसक्राइब्स एंड दैट टू ओनली वन स्ट्रैंड, नॉट बोथ द स्ट्रैंड्स। समझ में आ रहा है? अब जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है दैट इज रेफर्ड टू एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। वाई? बिकॉज उसको टेम्पलेट माना जाता है एंड फॉलोइंग दैट टेम्पलेट एंड फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नया RNA स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। और ये यूजुअल वो वाला स्ट्रैंड होता है जिसका पोलैरिटी 3 to 5 है। क्लियर? अपोजिट ओके, या इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है ना। अपोजिट वाले स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है और इसका पोलैरिटी 5 to 3 होता है।
नाउ कोडिंग स्ट्रैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, फिर भी नाम कोडिंग लेके क्यों बैठा हुआ है ये? बिकॉज ये टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो नया स्ट्रैंड बनता है उसका कोड इस वाले स्ट्रैंड से मिलता है। ओके, now you may ask the question कि why not the entire DNA is transcribed or why not both the strands at the same time? ऐसा इसीलिए नहीं होता बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो? नो, in DNA both the strands are complementary to each other. So अगर both the strands ट्रांसक्राइब करते हैं तो दो अलग अलग टाइप ऑफ आरएनए बनेंगे, और दो अलग अलग टाइप ऑफ आरएनए अगर बने तो वो अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। लेट्स इमेजिन दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट का सीक्वेंस है ATGC 1 2 3 4 CG। ओके, तो इस तरफ का हो जाएगा TACGGC। नाउ इससे जब आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, आरएनए स्ट्रैंड का कोड क्या होगा? इट विल बी UACGGC, और इससे जो बनेगा उसका कोड हो जाएगा AUGCCG। अब जब तो डू यू सी वी डोंट हैव द सेम आरएनए, दो अलग अलग आरएनए बने हैं विथ अलग अलग कोड्स। अब जब इस आरएनए को रीड किया जाएगा टू मेक प्रोटीन, वी विल सी, यहां पे आप देख रहे हैं यूएससी कुछ और ही एमिनो एसिड बनाएगा, AUG कुछ और ही एमिनो एसिड बनाएगा, यहाँ पे CCG कुछ बनाएगा, यहाँ पे GGC कुछ बनाएगा। सो दिस इज complication number 1, that to avoid this only one strand transcribes। दूसरा ये है कि जैसे ही ये दो स्ट्रैंड अगर साइमल्टेनियसली बना देते हैं, साथ साथ पास पास है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, फिर से एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर बन जाए, आवर मशीनरी इज नॉट मेंट फॉर ट्रांसलेटिंग अ डबल स्ट्रैंडेड DNA आरएनए, सॉरी, तो उससे ट्रांसलेशन नहीं होगा, आगे का प्रोटीन भी नहीं बनेगा। क्लियर है बच्चों कि क्यों दो स्ट्रैंड्स को इकट्ठा ट्रांसक्राइब नहीं किया जाता है? So tell me, up the template strand, coding strand, and why both the strands of RNA are not transcribed at the same time? If all these things are clear, please let me know in the comment section, and please like the video on that very point. तो पूरा का पूरा DNA जब ट्रांसक्राइब नहीं होता, only a part of it is transcribed, what do we have? We have a transcription unit। अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है और उससे कैसा ट्रांसक्राइब होता है? लेट्स सी दैट। नाउ स्टूडेंट्स, a transcription unit consists of three things, three structures: promoter, structural gene, and terminator। Let us see here। तो इफ ये डायग्राम आपके बुक का ही है, सो दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड विथ 3 to 5 पोलैरिटी, और ये ग्रीन वाला लाइन है द कोडिंग स्ट्रैंड विथ 5 to 3 पोलैरिटी। नाउ अगेन रिमेंबर, यहाँ पे कोई रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं है, द DNA इज इंटैक्ट। ऐसे केसेस में ऑलवेज स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके, तो लेफ्ट साइड पे जो 3 है उस तरफ से 3 to 5 पोलैरिटी होगा, लेफ्ट साइड पे जो 5 है उस तरफ से 5 to 3 पोलैरिटी होगा। आई होप दिस स्मॉल पॉइंट्स हेल्प यू
in reading the DNA pictures more efficiently. Don't be confused by this arrow. Okay, arrow just indicates कि growth, direction of growth यहाँ पे कौन सा है. Okay, now on the fifth, और ये promoter है और इस तरफ terminator, बीच में structural gene. Promoter कौन से वाले side पे होता है. Now, when we describe a transcription unit, we always make the references with reference to the coding strand. Fifth end of coding strand पे आते हैं तो यहाँ पे we have the promoter. फिर है the structural gene and then the terminator. यहाँ से transcription शुरू होगा. This will mark the initiation. यहाँ पे transcription होगा. जैसे ही ये टर्मिनेटर आएगा, ट्रांसक्रिप्शन विल स्टॉप. ओके, नाउ ये स्ट्रक्चरल जीन क्या है. नाउ बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू डिफाइन व्हाट डू वी मीन बाय जीन. अब हम अगर जीन की बात करें तो सबके दिमाग में फटाक से आंसर आ जाएगा. जीन इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट. नाउ ये स्टूडेंट्स, ये एक डीएनए है. वी ऑल नो कि इस ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द डीएनए जीन्स प्रेजेंट है, राइट. और अगर हम जीन्स को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोल रहे हैं, या इफ वी आर डिफाइनिंग द जीन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच इट इज, तो ये काम क्या करेगा. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट इज गोइंग टू डिसाइड माय हेयर कलर. तो द जीन, इफ इट इज सपोज टू गिव माय हेयर अ ब्लैक कलर, तो सबसे पहले वो आरएनए बनाएगा. आरएनए से ट्रांसलेट होके वो प्रोटीन बनेगा, जो प्रोटीन एक्चुअल ग्राउंड वर्क या फुटवर्क करेगा टू मेक माई हेयर लुक ब्लैक, राइट. यही तो फ्लो है. तो ये एक्सप्रेस कैसे करते हैं. जीन्स, जीन्स से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन. यानी अगर हम स्लाइस करते रहे, परत दर परत निकालते रहे, एवरीथिंग कम्स डाउन टू व्हाट, प्रोटीन, या एवरीथिंग कम्स डाउन टू पॉलीपेप्टाइड. यानी अगर हम इस जीन को मान ले कि ये जीन वो है जो मेरे हेयर कलर को डिसाइड करता है, सो दिस जीन ऑल्सो, ओके, सो अगर एनलार्ज कर दूं यहाँ पे आगे का डीएनए, ये समझ लेते हैं कि दिस स्ट्रेच ऑफ द डीएनए इज द जीन दैट डिसाइड्स माय हेयर कलर. तो ये वहां जितने भी बेसेस है, जो भी इसका सीक्वेंस है, इट इज गोइंग टू कोड फॉर माई हेयर कलर. पॉलीपेप्टाइड से बनेगा, लेकिन उससे पहले दिस इज गोइंग टू कोड फॉर द आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और फिर द हेयर कलर होगा, राइट. तो इसमें ये सारी बातें भी तो छुपी हुई है, आरएनए के कोड्स भी और पॉलीपेप्टाइड के कोड्स भी. सो नाउ can we then say a gene, can we redefine gene as a part or segment of DNA that codes for polypeptide? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. And such a segment of DNA that codes for a polypeptide is referred to as cistron. तो अब हम जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, नाउ वी विल बी डिफाइनिंग जीन इन टर्म्स ऑफ सिस्ट्रॉन. तो सिस्ट्रॉन है क्या. इट इज दैट स्ट्रेच ऑफ द डीएनए विच एक्चुअली कोड्स फॉर द एक्चुअल प्रोटीन. ये यहां पे, ओके, यहां से हम डिफाइन कर रहे हैं. नाउ दिस स्ट्रक्चरल जीन, अगर इसको देखें, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ये अलग अलग टाइप के होते हैं. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, ये स्ट्रक्चरल जीन
it carries the code for many different types of polypeptides. क्लियर है? इन पे जो सीक्वेंस है वो एक नहीं, वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स के लिए कोड करते हैं. बट इन यूकेरियोट स्ट्रक्चरल जीन जो है उस पे खाली एक ही कोड रहता है फॉर वन पॉलीपेप्टाइड ओनली. And that is why the structural gene of eukaryotes is said to be monocistronic. Students, एक बार कमेंट्स में लिख के बताना कि समझ आ रहा है या नहीं. And for prokaryotes it is polycistronic. यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पहले प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, फिर यूकेरियोट में एक और कॉम्प्लिकेशन होता है वो तब देखेंगे, एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंगली वी विल सी द डिफरेंसेस इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकेरियोट्स. क्लियर है? तो सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट देखते हैं. अब हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट पहले देखते हैं. तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट के लिए क्या चाहिए? The structural gene, yeah, you say the transcription unit. Okay, transcription unit. enzyme जो है that is DNA dependent. Why DNA dependent? Because DNA strand को ही टेम्पलेट मान के वो अपना काम कर सकता है. डीएनए के स्ट्रैंड को हटा देंगे, आगे का एंजाइम कुछ नहीं कर पाएगा. सो आगे का एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज. व्हाई आरएनए पॉलीमरेज? बिकॉज इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज द पॉलीमर या द आरएनए पॉलीमर. देन देयर आर गोइंग टू बी सम फैक्टर्स एंड देन ऑफ कोर्स द रॉ मटेरियल्स. राइट नाउ इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है, वो हर तरह का आरएनए ट्रांसक्राइब कर देता है. बाय द वे आरएनए कितने तरीके के हैं? मोटा मोटी राइबोसोमल, टीआरएनए एंड एमआरएनए. राइट नाउ लेट अस सी द ट्रांसक्रिप्शन थ्रू अ डायग्राम. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द डायग्राम टेकन फ्रॉम योर बुक. तो ये क्या है? द डबल हेलिकल डीएनए. थर्ड एंड फिफ्थ एंड थर्ड एंड. यहां पे प्रोमोटर है. तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? इनिशिएशन. इनिशिएशन में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कम्स एंड अटैचेस विद द प्रोमोटर. ओके, देन इफ यू सी, ओके, प्रोमोटर पे जब ये अटैच होता है, आरएनए पॉलीमरेज अपने आप से कुछ नहीं कर पाता, वो अपने आप से अटैच सिर्फ अपने आप से नहीं होता. आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर विच इज अ प्रोटीन, इट कम्स एंड इट अटैचेस विद द आरएनए पॉलीमरेज. तब जाके आरएनए पॉलीमरेज अटैचेस टू द प्रोमोटर साइट एंड देन इट बिगिंस द इट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, दिस फैक्टर, द सिग्मा फैक्टर, इट फॉल्स ऑफ फ्रॉम द एंजाइम. अब ये दो स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं एंड द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के नया आरएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है. डू यू सी दिस न्यू स्ट्रैंड? राइट, एंड ओनली दिस पार्ट, जहां जितना तक स्ट्रक्चरल जीन है उतना तक ही ट्रांसक्रिप्शन होता है. यू ट्रांसक्राइब करते करते जाता है. द मोमेंट इट रीचेस द टर्मिनेटर, ये न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए इट डिटैचेस एंड इट फॉल्स आउट ऑफ दिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. वहीं पे ये आरएनए पॉलीमरेज जाके टर्मिनेटर से लगता है, लेकिन खाली अपने आप से नहीं लगता, उसके ऊपर रो फैक्टर आके बैठता है एंड देन इट अटैचेस विद द टर्मिनेटर एंड दैट इज हाउ इट गेट्स टू नो कि ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो चुका है. ओके, नाउ वन थिंग,
इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ये डीएनए है, यहां से जैसे ही आरएनए फॉर्म होता है देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, राइट, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ इस साइड से ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। दस वी कैन से कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन यानी मेकिंग ऑफ प्रोटीन बाय रीडिंग द आरएनए इज कपल्ड। ओके, ये आरएनए बन चुका है और ये बनते ही बनते ट्रांसलेशन का काम भी शुरू कर देता है। ऑल डन। नो, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, विदाउट दीज फैक्टर्स इट कैनॉट इनिशिएट और टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब हम यूकेरियोट्स के तो और आते हैं, और यूकेरियोट्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है और हाउ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज डिफरेंट देयर। लेट्स स्टडी दैट नाउ। यूकेरियोट का जो ये स्ट्रक्चरल जीन है, ओके ओके, मैं स्ट्रेट ही समझाती हूँ, दैट वे इट विल बी इजी। नाउ यूकेरियोट पे जो ये स्ट्रक्चरल जीन है, इट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक, यानी यहां पे जितने भी कोड है इट इज गोइंग टू, यानी ये स्ट्रक्चरल जीन जो है इट इज गोइंग टू कैरी द कोड फॉर वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड ओनली। लेकिन यहां पे होता क्या है, लेट अस थिंक, ये सारे के सारे सीक्वेंसेस हैं, ए टी जी सी 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 ए टी, कुछ भी आप लिख लीजिए, कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए। नाउ सम पार्ट, इससे जब आरएनए बनता है तो द आरएनए इज ऑल्सो मेड अलोंग द एंटायर लेंथ। ओके, तो हम तीन तीन को अगर मान के चले, लेट अस टेक दिस थ्री, देन दिस थ्री, देन दिस थ्री, तो होता क्या है कि ये तीन और ये तीन, लेट अस सी कि सब्सिक्वेंटली जो है दे कोड फॉर द पॉलीपेप्टाइड या एमिनो एसिड, सॉरी नॉट, लेट अस इमेजिन कि ये बैक टू बैक, ये जो दो है तीन तीन, ये दो दो एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है। फिर बीच के जो ये तीन या चार कोड्स है, सीक्वेंसेस है, ये ट्रांसक्राइब करके mRNA में आ तो जाते हैं, बट देयर सीक्वेंस डज नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। क्लियर है? फिर से शायद यहाँ पे तीन और यहाँ पे तीन वापस कुछ कुछ एमिनो एसिड का कोड कैरी करते हैं। सो व्हेन दे आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू द mRNA, उससे जब ट्रांसलेट होता है फिर से ये रीजन और ये रीजन से एमिनो एसिड बनता है, लेकिन बीच का जो ये कोड है वो बंजर है, वो मीनिंगलेस कोड्स हैं। ओके, तो ऐसे ही mRNA के, आई एम सॉरी फॉर कंफ्यूजिंग, ऐसे ही पार्ट ऑफ द mRNA जहां से एक्चुअल ट्रांसलेशन होता है, दे आर कॉल्ड एक्सॉन, क्योंकि वहां के जो ये सीक्वेंसेस है दे कैरी द कोड फॉर एमिनो एसिड। बीच का जो ये बंजर धरती आप कह लीजिए, ओके, जहां पे कोई खेती नहीं होती, दैट्स जस्ट अ स्ट्रेच ऑफ आरएनए, मीनिंगलेस आरएनए, सच प्लेसेस आर कॉल्ड इंट्रॉन्स। फिर से यू हैव एन एक्सॉन। ओके, सो ये एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन होता है यूकेरियोटिक mRNA में। ओके, अब हम यूकेरियोट का ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये भी डायग्राम आपके बुक का ही है। तो यहाँ पे प्रोमोटर है। ओके, एंड वन थिंग मैं बोलना भूल गई, ये आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट में था वो सिर्फ एक ही टाइप का था, और वो अकेला बंदा अपने दो असिस्टेंट सिग्मा एंड रो फैक्टर को लेके पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन कर दे रहा था। इन केस ऑफ यूकेरियोट इट इज ऑफ 3 टाइप्स आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 1 किस किस टाइप ऑफ आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है?
ये आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है इट ट्रांसक्राइब्स 28S 18S एंड 5.8S आरएनए। आरएनए 2 जो है आरएनए पॉलीमरेज 2 दैट ट्रांसक्राइब्स HN आरएनए हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। दिस इज एक्चुअली अ प्रीकर्सर of mRNA. So you can say that RNA polymerase 2 helps in the transcription of mRNA. और RNA3 जो है it is responsible for the transcription of these three type of RNAs, which is 5SR RNA, HNRNA and tRNA. Okay, this is I'm sorry, small nuclear. Okay. अब हम इस डायग्राम से अब हो गए सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। एक तो इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स का कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा कि आरएनए पॉलीमरेज बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं यूकेरियोट्स में। नाउ लेट अस फोकस ऑन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो आरएनए पॉलीमरेज कम्स इट्स बिगिंस द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होते जा रहा है ये एक्सॉन इंट्रॉन इस एमआरएनए में बनते जा रहा है। ये इसका फिफ्थ एंड है और ये थर्ड एंड। एंड ऑलवेज रिमेंबर mRNA भी या आरएनए भी हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही ग्रो करता है। ओके, तो फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डन कि जैसे ही ये निकल रहा है इट नीड्स टू बी कैप्ड। कैप क्या है? ऑन द फिफ्थ एंड। व्हाट इज कैपिंग? On the fifth end, an unusual nitrogenous base named methyl guanosine triphosphate, an unusual ribonucleoside triphosphate is added here. Why? To protect this from the enzymatic activity of the enzyme nucleus. Okay? फिर ये निकल जा रहा है और यहां से अब हमें इंट्रॉन्स को हटाना है जिससे कोई एमिनो एसिड नहीं होने वाला। सो दे आर रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग, जहां से इन सबको निकाल दिया जाता है। अब थर्ड एंड यानी पूंछ यानी द टेल की बारी। दिस ऑल्सो नीड्स प्रोटेक्शन। वाई? प्रोटेक्शन फ्रॉम द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस, और यू कैन से द एंजाइम न्यूक्लियस। इसीलिए यहाँ पे एक टेल ऐड कर दिया जाता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीएडेनाइलेशन। व्हाट इज दिस? इट इज 2 to 300 रेसिड्यूज ऑफ एडेनाइलेट। ओके, तो यहां तक जो था इट वाज HNRNA, हेटेरोन्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इन सारे प्रोसेस के बाद जो हमें मिला, नाउ वी हैव अ मैसेंजर आरएनए। ऑल क्लियर? अब यूकेरियोट में जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। ओके, नाउ द mRNA कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस और फिर आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ओके, दस यहां पे transcription and translation is not coupled. समझ में आया क्यों? So with this we are pretty much done with the process of transcription of RNA. So I would like to give a small account on the different types of RNA और mRNA का स्ट्रक्चर मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा दूंगी। ओके 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 स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस टेबल राइट हियर? यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में एक ब्रीफ नोट ले लेते हैं। नाउ आरएनए कैन बी डिवाइडेड इनटू जीनोमिक, नॉन जीनोमिक एंड सम एडिशनल टाइप ऑफ आरएनएस। तो ये जो टेबल है दैट डिस्क्राइब्स द नॉन जीनोमिक टाइप ऑफ आरएनए। व्हाट आर द थ्री टाइप्स? राइबो, एक मिनट,
Ribosomal RNA, tRNA, mRNA. Ribosomal RNA are found in the ribosome, tRNA in the cytoplasm, mRNA in the nucleus. Functions. Ribosomal RNA provides attachment site to the tRNA and mRNA in ribosome units. tRNA, they transfer the amino acids to the ribosome, recognizes the codon on the mRNA, okay? और mRNA जो है it actually carries the code या the information from the DNA for translation. Site of synthesis. Ribosomal RNA न्यूक्लियोलस में होता है, tRNA and mRNA nucleus में. And these are the examples of different type of ribosomal and tRNA. Now ribosomal RNA का ये जो है, you can take a screenshot. For tRNA, always remember tRNA are the, I'm saying it very respectfully, they are like the coolie for each and every amino acid that are there in the cytoplasm. And they are very specific, they are specific for each and every type of amino acid. Okay. They are also known as adapter RNA. फिर नीचे वाला जो रो है, that is about the name of the scientists. You may take a screenshot. Okay. Now, okay. यहाँ पे other types of DNA, sorry RNA. Genomic RNA हमें कहाँ देखने को मिलता है? वायरसेस में. Now in viruses also, in ribovirus या TMV, tobacco mosaic virus, the RNA is single stranded. For reovirus, it is double stranded. Okay. Other than that, RNA can be catalytic in nature where it is called ribozyme. जैसे peptidyl transferase, ribonuclease, these are the examples. Then there are small nuclear ribosomes, small cytoplasmic ribosomes, and there is a thing called RNAi. ये एक cellular process है, इसके बारे में आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे. ओके. Now let us see the structure of mRNA, जिसके सिंथेसिस के बारे में हमने अभी पढ़ा. ओके. So students, we just saw how mRNA is transcribed, right? सारे के सारे RNAs more or less similar process से ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, बट हम खाली mRNA का ही एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं in your syllabus. Now, for mRNA, इस तरफ है the fifth end. Then you have an initiation codon. This is the fifth end, this is the third end. इस तरफ cap है. What is the cap made up of? Methyl guanosine triphosphate. इस तरफ the polyadenylate ring tail है. 2 to 300 residues of adenylate है. This is the यहाँ पे initiation codon होता है और यहाँ पे termination codon. यहाँ से ट्रांसलेशन का प्रोसेस बिगिन होता है और यहाँ पे खत्म, और बीच में सारे के सारे कोडोन्स होते हैं. ओके. बट इन बिटवीन द कैप एंड द इनिशिएशन कोडॉन एंड इन बिटवीन द टेल एंड द टर्मिनेशन कोडॉन, यहाँ पे कुछ कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं which does not translate into anything and they are called UTRs. ठीक है. So that is the structure of an mRNA. Students, समझ में आ रहा है या मैं नॉन स्टॉप बक किए जा रही हूँ? अगर समझ में आ रहा है, let me know in the comment section, give a like. अगर समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी जगह में समझ में नहीं आ रहा है, वो भी प्लीज let me know in the comment section. So with this we have done the replication, we have done the RNA. हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजिक ट्रांसक्रिप्शन, ये दो पड़ाव पार कर चुके हैं.
वी हैव क्रॉस दिस टू लेग्स। अब क्या बचता है? ट्रांसलेशन, प्रोटीन। तो हमारा ये थर्ड फेज बाकी है, थर्ड पार्ट ऑफ सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट। लेकिन ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले, व्हाट इज ट्रांसलेशन? आरएनए पे जो भी कोडॉन्स है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उनको पढ़ के एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड बनाना, और वो सारे के सारे जुड़ जाए तो वी हैव अ पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड इज नथिंग बट द प्रोटीन। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये तो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये एमिनो एसिड है। तो कनेक्शन क्या है? हाउ डज अ न्यूक्लियोटाइड मेक द एमिनो एसिड? यहीं पे वी गेट टू नो समथिंग कॉल्ड जेनेटिक कोड। कि क्या है कि न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को पढ़ के एमिनो एसिड हो रहा है। वैसे तो एमिनो एसिड और नाइट्रोजन बेस का आपस में कोई कनेक्शन है नहीं, राइट। यानी यहीं पे वो कोड्स छिपे हुए हैं। सो व्हाट इज जेनेटिक कोड? Genetic code refers to the relation between the sequence of the nucleotide sequences, yeah, you can say nitrogenous base sequences, and the sequence of the amino acid that is formed by reading them. Okay, तो ये genetic code जो है we refer to them as codon, और ये mRNA में तीन तीन नाइट्रोजन बेस को, तीन तीन नाइट्रोजन बेस या तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस आके एक एक कोडॉन बनाते हैं। तो अब जेनेटिक कोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये बात जो है कि ये तीन तीन ही है, दो दो नहीं, एक एक नहीं। ये हमें मालूम कैसे पड़ा? तो उसी सिलसिले में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि हाउ डिड वी नो कि दे आर 333 इन नंबर, और जेनेटिक कोडॉन के फीचर्स क्या हैं। फिर हम ट्रांसलेशन पे जाएंगे। ओके ओके, तो जेनेटिक कोड को मैं इस डॉक्यूमेंट से ही आपको पढ़ा देती हूँ। तो व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच लेड अस टू नो एंड लेड अस टू डिसिफर कि ये कोडॉन्स है क्या, ये कोडॉन्स हमेशा तीन तीन ही क्यों होते हैं। ओके, तो लेट अस सी द एक्सपेरिमेंट्स। द फैक्ट कि ये कोडॉन ये तीन 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 ही होते हैं, ये फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1954 अ फिजिसिस्ट जॉर्ज गैमो थियोरेटिकली प्रपोज्ड। प्रैक्टिकली वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए थे, उनका प्रपोजल थियोरेटिकल था कि ये कोड मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस। तो उससे पहले हाउ डिड ही प्रपोज दिस? नाउ हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसेस आर देयर? 4 नाइट्रोजन बेसेस। अब 4 अगर टू द पावर 1 करते हैं, यानी अगर हम सोचते कि जेनेटिक कोड जो है वो एक एक लेटर का ही है, तो हमारे पास खाली 4 ही कोड्स होंगे। और 4 कोड्स मतलब क्या? 4 ही एमिनो एसिड बनाएंगे। But how many amino acids we have? We have 20 amino acids. So the challenge started कि we have to look at a combination which at least gives us this number. फिर the next attempt was made कि अगर वो genetic code दो दो whole letters के होते हैं, तो हमारे पास कितने कोड्स होंगे? 16। यानी we have a code for 16 amino acids only। फिर भी हम 20 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। And then George Gamow said कि 4 to the power 3 is 64, way more than 20। तो बट उन्होंने कहा था होना है तो वो तीन तीन ही होना है, भले ही दिस नंबर इज मोर। ओके, दैट इज ही प्रपोज्ड थियोरेटिकली इन 1954। अब हम आगे के एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं which further helped us prove
एंड ऑल्सो डेसिफर कि ये कोडॉन जो है इट इज ट्रिपलेट. Now coming back to the document. In 1961, studies by Crick on viruses had shown कि genetic code जो है वो triplet है, यानी एक कोडोन जो है it is made up of 3 consecutive nucleotides. उसी साल Marshall Nirenberg, he had developed a method of protein synthesis without the help of a cell. तब तक हमें क्या मालूम था कि सेल के अंदर ही प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जा सकता है, बट उन्होंने प्रोटीन को लैब में विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सेल सिंथेसाइज करके दिखा दिया, एंड दैट इज हाउ बैक ट्रैकिंग इट दे वर एबल टू डिसिफर द कोड. ओके, another very important experiment in the year 1964, हरगोविंद खुराना. Now, उन्होंने एक मेथड डेवलप किया था बाय विच ही केमिकली सिंथेसाइज्ड आरएनए और अपने पसंद के बेसिस उस पर डाल के, जैसे हम किसी सलाद काउंटर पे जाके बोलते हैं ना कि हमें ये दो ये दो ये दो ये दो. ओके, फिर कोई बंदा आके कहता है कि हमें ये और ये दो. तो उन्होंने भी आरएनए बिल्कुल वैसे ही बनाया था अपने पसंद के होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स को लेके. नाउ व्हाट इज अ होमोपॉलीमर एंड अ कोपॉलीमर? होमोपॉलीमर, जैसे अगर हम होमोपॉलीमर की बात करते हैं तो उन्होंने जो आरएनए बनाया उसके कोड्स ऐसे थे यू 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 या ए या जी जी जी. क्लियर? कोपॉलीमर्स की अगर बात करें तो आरएनए जो उन्होंने सिंथेसाइज किया था इट हैड द सीक्वेंसेस लाइक UAG, AUG एंड सो ऑन. यहाँ पे मिक्स टाइप. क्लियर? Then in 1965, Severo Ochoa discovered the enzyme polynucleotide phosphorylase, which could polymerize ribonucleoside to produce RNA without any template. तो यही सारे एक्सपेरिमेंट एंड जॉर्ज गेमो का थियोरिटिकल प्रपोजल को मिला जुला के फाइनली वी हैव हैड अ चेकरबोर्ड पैटर्न फॉर और चेकरबोर्ड टेबल फॉर जेनेटिक कोड. तो इस टेबल को बनाया कैसे जाता है? नाउ दिस इज द कॉलम, दिस इज द रो. इस तरफ आप 4 के 4 नाइट्रोजन बेसेस लिख लीजिए, इस तरफ भी 4 लिख लीजिए, एंड देन यू डिवाइड, मेक बॉक्सेस, एंड फॉर ईच एंड एवरी बॉक्स यू राइट 4 ऑफ द नाइट्रोजन बेसेस, एंड देन उन तीनों को कंबाइन कर करके आपके पास ये कोड्स आ जाते हैं. जैसे अगर हम पहले बॉक्स का ले यू, तो यहां सारे के सारे यू है, फिर यहां से यू, यहां से सी, यहां से ए, यहां से जी, और इस तरह से हमारे पास जेनेटिक कोड का 64 कोडॉन्स का पूरा टेबल सामने आ गया. क्लियर है? Now let us see the salient features of the genetic code. First feature is triplet code, यानी one codon consists of 3 consecutive nitrogenous bases, या you can say 3 consecutive nucleotides. There are 64 codon in total, of which 61 code for amino acids, 3 are stop codons, and they are UAA, UAG and UGA, UA, UAG and UGA. ओके, ये जो है ये कोई एमिनो एसिड नहीं बनाते, ये स्टॉप कोडॉन, स्टॉप वो उसको पढ़ते हैं द टर्मिनेशन को, एंड दे टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स. देन स्टार्ट कोडॉन, द कोडॉन AUG, इट हैज डुअल फंक्शन. इट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड ऑल्सो कोड्स फॉर द एमिनो एसिड मिथियोनाइन. यानी हर, जैसा हम कहते हैं ना हर काम का एक श्री गणेश होता है, वैसे ही हर पॉलीपेप्टाइड का श्री गणेश मिथियोनाइन से ही होता है. राइट? डीजेनरेट कोड, डीजेनरेट कोड का मतलब ये है कि इट 64 कोडॉन्स अगर है, सो इफ यू सी हियर दिस वन CC 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 UCAG,
तो CC वाले जितने भी है दे आर ऑल कोडिंग फॉर द एमिनो एसिड प्रोलाइन, यानी वन एमिनो एसिड इज बीइंग कोडेड बाय मोर देन वन कोड। ओके, फिर नॉन एम्बिगुअस कोडॉन्स, यानी ईच कोड कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड एंड नो अदर। ये नहीं कि यू फिनाइलएलानिन के लिए भी कोड कर रहा है, मिथियोनिन के लिए भी कोड कर रहा है। नो, यू इज कोडिंग फॉर फिनाइलएलानिन, तो वो फिनाइलएलानिन के लिए ही कोड करेगा। The next feature is comma-less. Codons are read in contiguous comma-less fashion. यानी कोई पॉज या फुल स्टॉप कुछ नहीं, वो पूरा mRNA को रीड करके एमिनो एसिड बनाया जाता है। एंड दिस इज द रीजन वाई वो इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है इन यूकेरियोट्स mRNA से, राइट? क्योंकि वो मीनिंगलेस कोड कैरी करते हैं। Universal code, most important feature of the genetic code. The genetic code is universal. What does that mean? कि if we take the example of UUU, तो अगर वो फिनाइल एलानिन का कोडॉन है तो वो बैक्टीरिया से लेके ब्लू व्हेल तक, इनविजिबल से लेके लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, हर ऑर्गेनिज्म में वो फिनाइल एलानिन ही बनाएगा। It will not change depending on which organism it is coding for. वो universal है। Clear? Then polarity. The genetic code has a polarity. The mRNA is always read in 5-3 direction. और ये 5-3 direction वाला आप हर नए synthesis पे देख लीजिए, DNA का हो, mRNA को पढ़ना हो, कुछ भी हो, it is always 5-3 direction। और हमेशा याद रखना why 5-3, थर्ड वाला अल्कोहल चाहिए हाथ पकड़ने के बढ़ने के लिए। क्लियर? वो मैं डीएनए की बात कर रही हूँ। एनीवेज, सो दैट वाज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड। अब हम फाइनली ट्रांसलेशन पे आते हैं। सो व्हाट इज ट्रांसलेशन? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय रीडिंग द कोड्स ऑन mRNA। तो ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या चाहिए? mRNA, tRNA, rRNA, वो तो राइबोसोम के अंदर होता है, राइबोसोम। एनर्जी तो हर चीज के लिए ही चाहिए, एंड देन सम अदर थिंग्स लाइक मैग्नीशियम एंड सम अदर फैक्टर्स। क्लियर? mRNA कैसे बनता है? mRNA का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। राइबोसोमल RNA इट इज इनसाइड द, इट हेल्प्स इन द राइबोसोम। tRNA का स्ट्रक्चर जान लेना जरूरी है। tRNA का स्ट्रक्चर मैं जल्दी से बोल देती हूँ। ओके, नाउ tRNA इज ऑल्सो कॉल्ड एडाप्टर RNA, और दिट इज स्पेसिफिक फॉर each and every kind of amino acids that we have in our cytoplasm. इसका काम क्या होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो एमिनो एसिड को लाता है और mRNA पे वो कोडोन पढ़ के, इट्स जॉब इज बेसिकली टू डिलीवर द एमिनो एसिड्स। तो tRNA का स्ट्रक्चर क्या है? tRNA के स्ट्रक्चर को दो मॉडल से डिस्क्राइब किया गया है। एक है क्लोवर लीफ मॉडल। नाउ हाउ डज अ क्लोवर लीफ लुक लाइक? कुछ क्लोवर लीफ इज समथिंग लाइक दिस। ओके, दूसरा है इन्वर्टेड L मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये tRNA जो है वो कुछ इन्वर्टेड L जैसा है। ओके, बट tRNA का स्ट्रक्चर होता कैसे है? Now we all know कि RNA is single stranded, but कभी कभी it folds upon itself. ओके, मैं आपको अच्छे वाले डायग्राम से ही समझाऊंगी। फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ मतलब क्या? ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रह के ये अपने आप पे ही फोल्ड कर लेता है। तो जब ये फोल्ड करता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स बना लेता है। क्लियर है?
लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं वेर इट डज नॉट मेक एनी हाइड्रोजन बॉन्ड. Instead, there are some unusual nitrogenous bases present, and such places are called loops. ये जो है ये इसका फिफ्थ एंड है, ये इसका थर्ड एंड. तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? टीआरएनए में हमें लूप्स देखने को मिलते हैं, बाइंडिंग साइट्स, आर्म, and then the fifth and the third end. Okay. So students, if you see, this is actually a single stranded RNA, लेकिन ये अपने आप पे फोल्ड करके tRNA का स्ट्रक्चर बनाता है. So here this is the fifth end. It begins to fold और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स दो फॉर्म करके दोनों स्ट्रैंड को सामने सामने रखते हैं. Here you have the first loop and this loop is called the DHU loop. यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट होता है, द बाइंडिंग साइट फॉर एन एंजाइम. व्हाट इज द एंजाइम? एंजाइम इज एमिनो एसाइल सिंथेटेज. ये वो एंजाइम है विच हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ द एमाइनो एसिड and attachment of the amino acid at the third end. This is the third end. यहाँ पे नीचे है the anticodon loop. Anticodon loop में हमेशा there are three bases. जैसे कि mRNA पे अगर हो UUU कोड, कोडोन अगर UUU हो, एंटीकोडोन पे होगा A and A. ओके, बिल्कुल उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड एंटीकोडॉन लूप में होता है एंड बाय दिस इट आइडेंटिफाइज कि कोडॉन क्या है. ये एक वेरिएबल आर्म है लेकिन इसका फंक्शन मालूम नहीं. दिस इज द टी या टी साई सी लूप. ओके, दिस लूप हैज द बाइंडिंग साइट फॉर द राइबोसोम एंड दिस इज द थर्ड एंड. थर्ड एंड है तो OH होता है और यहाँ का जो लास्ट सीक्वेंस है दैट इज CCA. क्लियर? ये एंजाइम जो है इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. आफ्टर एक्टिवेशन इट गेट्स अटैच्ड हियर एंड देन इट ब्रिंग्स इट टू द mRNA. ये एंटीकोडोन पढ़ता है and it attaches. यहाँ से वो हम बाद में देखते हैं. Okay, so now that we are done with the structure of RNA, let us see the process of translation of protein. Now in translation होता कहाँ है? Ribosome में, right? So we need ribosome and mRNA. ये mRNA है. Now always remember ribosome is always made up of two units. 70S है तो 50 and 30 होगा. 80S राइबोसोम है तो 60 and 40 होगा. So this is the mRNA. और राइबोसोम के जो दो यूनिट्स है, if they are not synthesizing protein, the both units अलग अलग रहते हैं. वो दोनों एक साथ कब आते हैं? Only when they require to synthesize protein. Smaller unit आके mRNA पे लगता है and this marks the initiation of protein synthesis. फिर the larger unit comes and attaches to the mRNA. Okay. Now the larger unit of the ribosome has three sites. E, P and A. Clear? And then here you have the mRNA binding site. तो ये E, P और A site क्या है? E is the exit site.
पी वो साइट है जहां पे द फर्स्ट tRNA कम्स विद द एमिनो एसिड एंड अटैचेस, ओके, और ए ऑल द नेक्स्ट वन। यानी हो यहाँ पे जो व्हेन इट इनिशिएट, सबसे पहले tRNA आके पी साइट पे जुड़ता है, and then the next tRNA comes and attaches itself to the A RNA. This moves ये PE पे जो tRNA होता है वो E साइट पे आ जाता है, E साइट से एग्जिट ले लेता है। ओके, क्लियर अबाउट द साइट्स ऑफ द राइबोसोम? नाउ द प्रोसेस। तो सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ द एमाइनो एसिड होना है। Activation of amino acid present in the cytoplasm. कौन सा वाला एंजाइम करता है? एमिनो एसाइल tRNA synthetase enzyme. Now amino acid, in presence of this enzyme, amino acyl tRNA synthetase plus ATP plus magnesium, it forms an enzyme complex. एंजाइम के साथ वो एमिनो एसिड चिपक जाता है। ओके, एमिनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी से रिलीज हो जाता है। ओके, देन दिस कॉम्प्लेक्स ट्रेवल्स टू द थर्ड, मतलब सॉरी नॉट ट्रेवल्स, then this enzyme comes and attaches the amino acid to the third end of the tRNA. ओके, एंजाइम अलग हो जाता है और एमिनो एसिड यहां पे लग जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ tRNA। तो हमारे पास mRNA आ चुका है और सारे के सारे tRNA are charged along with their respective amino acids. So now let us see the process of translation. ये mRNA है, this is the fifth end, this is the third end. Now we are talking of eukaryotes. तो सबसे पहले the smaller unit, that is the 30S आके इससे अटैच हो जाता है। जैसे ही अटैच होता है, it marks the beginning of इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। नाउ mRNA के स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि ट्रांसलेशन यूनिट इट बिगिंस विद द प्रेजेंस ऑफ द इनिशिएशन कोडॉन विच इज AUG, और ये 30S वाला यूनिट ऐसे आके लगता है कि P साइट, ये अगर P साइट है, इनिशिएशन कोडॉन बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन किया हुआ होता है, वैसे ही आके वो लगता है। जैसे इफ यू गो टू अ प्लेटफॉर्म, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में, आप प्लेटफॉर्म में जब खड़े रहते हैं, आप ऊपर देखेंगे कि कोच S1, S2, S3 वो लिखा हुआ होता है, राइट? और जब वो ट्रेन आता है, वो बिल्कुल जहां जहां जो लिखा होता है उसी के अगेंस्ट वो कोचेस आके खड़े होते हैं। सेम थिंग हैपेंस हियर। तो mRNA पे 30S आके लग गया सच दैट P साइट के बराबर द इनिशिएशन कोडॉन है। नाउ इनिशिएशन tRNA, the RNA with a code UAC, it comes and it attaches itself here. Okay, UAC, ये tRNA हो गया एक। UAC, ये हो गया एक tRNA। ओके, और इसके ऊपर कौन सा वाला एमिनो एसिड है? मेथियोनाइन। Now the second step is the larger unit of the ribosome comes and attaches, and we have the P site, A site and the E site. Okay, अब राइबोसोम जो है इस तरफ थोड़ा सा मूव करता है,
it reads the next codon. तो let us think कि ये A साइट पे the codon is ACA. क्या होगा अब जो दूसरा वाला tRNA आएगा, it will have the codon, it will have the anticodon UGU. Okay, so that is a code for the amino acid cysteine. Okay, अब ये दोनों पास पास है. Now a bond needs to be formed between the two amino acid to make the polypeptide chain. और यहीं पे the enzyme comes peptidyl transferase. It forms the peptide bond between two amino acids. अब ये दो जुड़ गए. So the next thing, it will look like something like this. ये mRNA, ये 30S RNA, ये E साइट, ये P साइट, ये A साइट. यहां पे एक tRNA है विद द एमिनो एसिड C. यहां पे जो tRNA था, इट हैड द एमिनो एसिड मिथियोनिन. अब ये दो आपस में जुड़ गए. नाउ दिस डिटैचेस फ्रॉम दिस tRNA. ओके, पीछे वाला बना दो. अब ये P साइट से ये tRNA कम्स टू द E साइट, एंड A साइट पे जो tRNA था, इट कम्स टू द P साइट. अब पहला वाला tRNA इट एग्जिट्स, सो वी हैव दिस mRNA, स्मॉल यूनिट, लार्जर यूनिट. E साइट अब खाली हो चुका है. P साइट पे अब जो tRNA है, that has two amino acids attached to it. Now this becomes the growing end of the polypeptide chain. अब A साइट पे, because now जैसे ही first three codons पढ़ लिया जाता है, the ribosome moves towards the third direction, towards this direction. Okay, such that फिर से ये EPA next codon पे पोजीशन कर ले अपने आप को. अब फिर से यहाँ पे दूसरा कोई tRNA आता है, उस पे कोई एमिनो एसिड है. Again the enzyme peptidyl transferase, it forms a bond between these three amino acids. And the next step is that this tRNA will move to the P site, so we will have this. E site पे एक खाली tRNA है, ये exit करने के चक्कर पे है. यहाँ पे जो tRNA है, it has now a growing amino acid with a growing polypeptide chain with 3 amino acids. फिर से the next tRNA will come, it will attach here. यहाँ पे फिर से peptide bond बनेगा, and this is how the process will continue till it reaches the termination या stop codon. Stop codon क्या क्या है? UAA, UAG, UGA. जैसे ही ये stop codon को hit करता है, the stop codon comes and there are some releasing factors which helps in releasing all this polypeptide chain from the tRNA, and the newly synthesized polypeptide is formed. tRNA से अब ये पूरा अलग हो चुके हैं, and then these ribosome units फिर से separate हो जाते हैं. They detach themselves from the mRNA. Clear? This is how translation occurs in eukaryotes. So student, that was all about the three processes: replication, transcription and translation, the central dogma of molecular biology. आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया. अगर समझ में आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव द वीडियो अ लाइक. आगे के जो भी टॉपिक्स है इस चैप्टर के हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी. आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आज का वीडियो यहीं तक. बाय.